Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with apoptosis. Apoptosis भी cell death की एक type है. Apoptosis is a pathway of cell death in which cell activate enzyme और then that degrade the cell on nuclear DNA and nuclear and cytoplasmic protein. प्रोग्राम सेल डेथ को हम apoptosis कहते हैं. वो कैसे है कि हमारे पास न्यूक्लियर एक सेल डेथ का पाथवे एक्टिवेट होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स को एक्टिवेट किया जाता है. वो एंजाइम्स हैं वो सेल को, उसके डीएनए को, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन उन सबको डिग्रेड करते हैं थ्रू डिफरेंट पाथवेज. इसको हम कहते हैं apoptosis. जैसे हमने देखा था कि नेक्रोसिस के अंदर सेल मेम्ब्रेन टूट गई थी, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है. इसमें सेल मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी और मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं उसके अंदर अल्ट्रेशन आएगी जिसको हम कहेंगे अपोप्टोटिक बॉडी. अपोप्टोटिक बॉडी जो है वो हाईली एडिबल होगी और फेगोसाइट जो है वो उसको खा के ख़त्म कर देंगे. इस तरह से हमारे पास एपोप्टोसिस जो है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कोई नहीं होगा. इसकी वजह से एपोप्टोसिस इस तरह से हमारे पास डिफर करती है थ्रू नेक्रोसिस. एपोप्टोसिस एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है और एज अ रिजल्ट ऑफ पैथोलॉजी भी हो सकता है. फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस हमारे पास नॉर्मली भी सेल डेथ होती है. सेल डाई होते हैं और फिर रिप्लेस हो जाते हैं ह्यूमन में. मैच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास हार्मोनल रिस्पॉन्स के अंदर सेल साइकिल चलता रहता है और प्रोलिफरेशन एंड सेल लॉस है वो ग्रोथ फैक्टर की वजह से रेगुलेट होता रहता है. इम्यून सिस्टम के अंदर एपोप्टोसिस जो है वो एक्सेस ल्यूकोसाइट को निकालती है इम्यून रिस्पॉन्स से और लिम्फोसाइट और सेल्फ एंटीजन की सारी जो है. और अगर ये ना हो फिर ऑटोइम्यून डिजीजेज होंगी अगर ये ना मैकेनिज्म हो एपोप्टोसिस का. तो एपोप्टोसिस कैन अकर इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस जब हमारे पास रेयर डीएनए डैमेज हो, रेडिएशन हो, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनेंगी जिसकी वजह से एपोप्टोटिक डेथ होगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रेस भी होगा. सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीजेस, वायरल डिजीजेस के अंदर एपोप्टोटिक डेथ होंगी सेल की. थ्रू द पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस नॉर्मल सेल है. नॉर्मल सेल के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर ब्लैबिंग होगी. ब्लैबिंग होने के बाद जो डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स वगैरह हैं उनकी कंडेंसेशन वगैरह होंगी और एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगे. एपोप्टोटिक बॉडीज़ डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स को कंटेन करेंगे. इसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर नहीं करेगी. छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे जिनको हम एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहेंगे और वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ फेगोसाइट्स इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय या डाइजेस्ट कर देंगे और इस तरह से इन्फ्लेमेशन नहीं होगी इन द एपोप्टोसिस. फिजियोलॉजिकल कंडीशन और उनके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस का. एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग की वजह से एपोप्टोसिस होती है. इसके अलावा हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, लिम्फोसाइट, बोन मैरो, थाइमस के अंदर टिश्यू के जो प्रोलिफरेटिव टिश्यू है वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर लॉस की वजह से सिमिलर है कि ग्रोथ फैक्टर जो है वो नहीं आने की वजह से हमारे पास वहाँ पे एपोप्टोसिस हो जाती है. इसके अलावा हमारे पास इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू लाइक एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो होती है वहाँ पे हार्मोन जब कम होता है तब हमारे पास एपोप्टोसिस होती है. ल्यूकोसाइट का नंबर कम होता है इन द इम्यून सिस्टम और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के एंड पे. वो कैसे होता है लॉस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल की वजह से, यानी कि ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स और सर्वाइवल सिग्नल इन सब की वजह से, इन सब की कमी की वजह से हमारे पास एपोप्टोसिस होगी जो कि प्रोग्राम्ड होगी. और एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स और ये होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल और डेथ रिसेप्टर पाथवे. वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या पाथवेज हैं. इसके बाद पैथोलॉजिकल कब होती है जब डीएनए डैमेज होता है. डीएनए डैमेज की वजह से एक्टिवेशन हो जाती है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन की जो कि BH3 के सेंसर, BH3 सेंसर भी हमने आगे पाथवे के अंदर पढ़ने. कॉम्बिनेशन होती है मिसफोल्डेड प्रोटीन की, उससे भी हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं और BH3 सेंसर्स हो जाते हैं. BH3 रिसेप्टर्स जो है वो सेंस करते हैं. इन्फेक्शंस की वजह से वायरल इन्फेक्शन मेनली एक्टिवेशन हो जाती है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे की और किलिंग हो जाती है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट की थ्रू. किलिंग की वजह से हमारे पास एक्टिवेट होते हैं कैस्पेसेस एंजाइम्स हैं जो कि एपोप्टोसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस अकर्स थ्रू टू पाथवे. वन इज द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे या इंट्रिंसिक पाथवे, अदर वन इज द डेथ रिसेप्टर या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे. माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास सेल इंजरी होगी जिसके अंदर क्या है ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल हो, डीएनए डैमेज हो. डीएनए डैमेज कैसे हो सकता है रेडिएशन, टॉक्सिन या फ्री रेडिकल की वजह से या फिर प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो. इन तीन कॉजेज की वजह से हमारे पास सेल इंजरी होगी. सेल इंजरी को सेंस करेंगे BH3 सेंसर्स. BH3 सेंसर्स जो हैं वो आगे इफेक्ट करेंगे BCL2 फैमिली में. वहाँ पे बैक्स और बैक सिग्नल जो हैं वो एक्टिवेट होंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास बैक और बैक्स जो हैं वो डायमराइज कर जाएंगे. ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स बनेंगे. जब इस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स के अंदर चैनल्स बनेंगे यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, ये चैनल्स बन गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर. तो यहाँ से साइटोक्रोम C और अदर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास एक्टिवेट कर देंगे कैस्पेस को. कैस्पेस वो एंजाइम है जो कि हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है मेनली एपोप्टोसिस के अंदर. कैस्पेस की एक्टिवेशन की वजह से एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट होंगे. एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन कराएंगे और ब्रेकडाउन कराएंगे साइटोस्केलेटन की और एपोप्टोटिक बॉडी बन के हमारे पास फेगोसाइट्स आएंगे और एपोप्टोटिक बॉडीज को इनगल्फ कर लेंगे. माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को अगर हम रिवाइज करें तो सेलुलर इंजरी ड्यू टू ग्रोथ फैक्टर विड्रॉल, डीएनए डैमेज और प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से BH3 सेंसर जो है वो BCL2 फैमिली के फैक्टर्स बैक और बैक्स की रेगुलेटरी जो ये चेन्स हैं ये ब्लॉक हो जाएंगी. बैक और बैक्स आपस में मिलकर हमारे पास ये चैनल्स बना लेंगे. डायमराइज करेंगे तो चैनल बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जाके इन्फ्यूज हो जाएंगे. वहाँ साइटोक्रोम C और P450 जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास
रिलीज होंगी तो कैस्पेस एक्टिवेट होंगे, कैस्पेस एक्टिवेट होंगे तो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगी थ्रू एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन एंड ब्रेकडाउन होगा साइटोस्केलेटन का, एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी और एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। सेकंड मैकेनिज्म है इसके अंदर डेथ रिसेप्टर पाथवे। डेथ रिसेप्टर पाथवे के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास कॉजेज हो सकते हैं इंजरी, यहाँ विड्रॉल हो सकता है साइटोकाइन ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह का। इसके वजह से हमारे पास फैस लाइगेंड, फैस जो है वो फैस लाइगेंड के साथ बाइंड करेगा और हमारे पास 3 और मोर फैस मॉलिक्यूल जब बाइंड कर जाएंगे तो वो इंट्रासेलुलर एडाप्टर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे। वो एडाप्टर प्रोटीन्स क्या करेंगी, कैस्पेस की एक्टिवेशन से सेम पाथवे एंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन की वजह से न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगी और ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी जिनको फेगोसाइट्स जो हैं वो इनगल्फ कर लेंगे। एक मेन डिफरेंस इन दोनों के अंदर जो पूरी थ्योरी पढ़ के ये निकला है कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है वहाँ पे एक्टिवेट होगा कैस्पेस 9 और डेथ रिसेप्टर पाथवे यहाँ एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर एक्टिवेट होगा कैस्पेस 8। एपोप्टोटिक सेल जो है वो ईट मी सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे, क्या जो मुझे खा लो, फिर वहाँ पे फेगोसाइट्स आएंगे। ये कैसे है कि नॉर्मल सेल के अंदर होती है फॉस्फेटिडाइलसेरीन इनर लीफलेट के अंदर, लेकिन एपोप्टोटिक सेल के अंदर जो हमारे पास फ्लिप्स होती है और आउटर लीफलेट पे जो जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस, वहाँ पे फेगोसाइटोसिस हो जाती है और वहाँ पे एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। H&E स्टेन करेंगे तो न्यूक्लियाई ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स हैं वो वेरियस स्टेजेस क्रोमेटिन कंडेंसेशन एग्रीगेशन जो कैरियोरेक्सिस कैरियोलिसिस वो वाली चीज़ें थी वो शो करेंगे और मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए फ्रेगमेंटेशन सेल की श्रिंकिंग वगैरह होगी, साइटोप्लाज्मिक बर्ड्स बनेंगे। लेकिन हमारे पास ग्रॉस के अंदर जब हम देखेंगे तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं होगा, कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं होगा तो हमारे पास एपोप्टोसिस का कोई खास पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारे पास एपोप्टोसिस जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है क्योंकि नॉर्मल डेज के अंदर भी ये होता रहता है लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस के अंदर सेल साइज जो है वो स्वेल करेगा तो इनलार्ज होगा, एपोप्टोसिस के अंदर सेल जो है वो श्रिंकिंग होगी। न्यूक्लियस क्या होगा नेक्रोसिस के अंदर, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलिसिस, ये तीनों स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जबकि इसके अंदर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होगी, न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस जो है वो छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट होगी नेक्रोसिस के अंदर। जबकि हमारे पास यहाँ पे अल्टर्ड स्ट्रक्चर होगा, लिपिड की ओरिएंटेशन चेंज होगी, फ्लिप्स जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, सेलुलर कंटेंट्स यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन होगी, सेल्स के अंदर से एंजाइम लीक आउट हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज रिलीज होंगी। एडिसेंट इन्फ्लेमेशन यहाँ पे फ्रीक्वेंट नेक्रोसिस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, एपोप्टोसिस के अंदर नहीं होती। फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल रोल इनवेरिएबली पैथोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नहीं होता। और जो हमारे पास एपोप्टोसिस है ये ऑफन फिजियोलॉजिकल है लेकिन पैथोलॉजिकल भी हो सकती है जब हमारे पास डीएनए डैमेज वगैरह या प्रोटीन्स वगैरह। और जो हमारे पास नेक्रोसिस है वो ग्रुप ऑफ सेल्स को अफेक्ट करती है जबकि एपोप्टोसिस सिंगल सेल को अफेक्ट करती है। और लाइज्ड सेल जो है वो इंजेस्ट हो जाएंगे और लाइज सेल जो है वो खुद को भी इंजेस्ट करेगा और नेबरिंग सेल को भी डिस्टर्ब करेगा, जबकि नेबरिंग सेल जो है वो डाइजेस्ट कर लेंगे एपोप्टोटिक बॉडीज को। अदर पाथवेज क्या है हमारे पास, नेक्रोप्टोसिस मतलब थोड़ी सी नेक्रोसिस थोड़ी सी एपोप्टोसिस। टीएनएफ फैक्टर्स जो है, टीएनएफ रिसेप्टर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वाले जो रिसेप्टर हैं वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और आरआईपी काइनेजेस यानी कि रिसेप्टर इंटरेक्टिंग प्रोटीन काइनेजेस जो है एक्टिवेट होंगी। हमने देखा था एपोप्टोसिस के अंदर टीएनएफ रिसेप्टर जो है वो कैस्पेजेस की एक्टिवेशन करा रहे थे, जबकि यहाँ पे इसकी करा रहे हैं आरआईपी काइनेजेस की। ये स्टेप हो जाएगा इसका सिमिलर टू द नेक्रोसिस और इसमें हमारे पास इवेंचुअली सीरीज क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन रप्चर करेगी तो जो ये स्टेप जो है वो नेक्रोसिस जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर दोनों के फीचर्स हैं, दोनों के फीचर्स होने की वजह से इसको हम नेक्रोप्टोसिस कहेंगे। और लास्ट वन पाथवे जिसके थ्रू सेल डेथ हो सकती है इसका नाम है पायरोप्टोसिस। पायरोप्टोसिस के अंदर हमारे पास डेंजर सेंसिंग प्रोटीन कम्प्लेक्स होते हैं लाइक इन्फ्लेमोसोम जो है वो एक्टिवेट करते हैं कैस्पेजेस को यानी कि एपोप्टोसिस ही होती है। लेकिन इस एपोप्टोसिस के साथ हमारे पास फीवर भी एसोसिएट होता है। पायरो का मतलब होता है फीवर, पायरोजन्स जो है वो फीवर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इनकी इन्फ्लेमोसोम्स की वजह से कैस्पेजेस एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है और साथ में फीवर होता है, इसको हम कहते हैं पायरोप्टोसिस। इसके साथ ही रिलेटेड एक टॉपिक है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मीन सेल्फ ईटिंग और वो कैसे होगी, लाइसोसोमल डाइजेशन होगी सेल्स के ओन कंपोनेंट की वजह से। इसके अंदर ये होता है कि न्यूट्रिएंट जब भी न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन होगी मतलब खाना कम मिलेगा सेल्स को, स्टार्वेशन होगी तो सेल जो है वो अपने कंटेंट्स को ही ईट करेगा और रिसाइकल कर लेगा। और ये कैसे होगा कि सबसे पहले हमारे पास बनेगा ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल के साथ लाइसोसोम मिलेंगे, वहाँ पे बन जाएंगे ऑटोफेगोलाइसोसोम। ऑटोफेगोलाइसोसोम जो हैं वो हमारे पास एक्सटेंसिव ऑटोफेजी जो है वो मायोपैथीज यानी कि मस्कुलर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती है और कैंसर के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन की वजह से ऑटोफेजी के सिग्नल गए, वैक्यूल फॉर्मेशन हुई, ऑटोफेजिक वैक्यूल बना, वहाँ से लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हुआ, ऑटोफेगोलाइसोसोम बना और एंजाइमेटिक डाइजेशन होगी, इसको हम कहते हैं ऑटोफेजी।